सभी सम्मानीय साथियों, आज भारतीय बहुजन अलायंस इसकी ये फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संपन्न हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का आयोजन की तरफ से स्वागत करते हुए ये नए अलायंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी भूमिका क्या है, ये आपको सामने रखते हुए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 साल पहले आज़ादी के 77 ईयर्स पूरे हो गए और ये साल में भारत का 75वां साल संविधान का शुरू है। जब नए राष्ट्र की कल्पना की गई तो फ्रीडम फाइटर का एक सपना और संविधानकर्ताओं का एक आदर्श, इन दोनों का तालमेल बनाकर एक नए समाज और राष्ट्र की निर्मित होना आवश्यक थी। उस दिशा में कुछ प्रयास भी हुए, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी हुए, और जो नहीं हुए उसकी तस्वीर हमें भारत सरकार के और दुनिया के कई सारे रिपोर्ट्स के माध्यम से समझ में आती है। जैसे सच्चार कमेटी रिपोर्ट है, मंडल कमीशन रिपोर्ट है, प्रोफेसर कुंडू कमीशन रिपोर्ट है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया का भारत के बारे में क्या कहता है। ऐसे सारे रिपोर्ट की ये आंकड़े बताते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के हिसाब से देश में एक ऊंची जगह पे पहुंची है, दुनिया में 5वें नंबर की है। इसके बावजूद इस भारत में 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ लोगों को देश के प्राइम मिनिस्टर प्राउडली कहते हैं कि हमें फ्री अनाज बांटना पड़ता है। इसका मतलब 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने का इंडिपेंडेंट साधन नहीं है, ये खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार जब कौन है, अकाउंटेबिलिटी जब हम फिक्स करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी जिन्होंने भी आज तक देश में शासन किया, केंद्र सरकार चलाई, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो सारे जिम्मेदार हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी की तरफ से हो, या और किसी दल की तरफ से हो, इनका ये फेल्यूर है, इनका ये नॉन परफॉर्मेंस है। और ये नॉन परफॉर्मेंस के कारण इसका जो ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो दबे कुचले लोगों को हुआ, शोषित वर्ग को हुआ, माइनॉरिटी के लोगों के साथ हुआ, बैकवर्ड लोगों के साथ हुआ। और इसीलिए जब माइनॉरिटी, शोषित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ तो उनकी राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में मजबूती से खड़ी हुई, बाबा साहब के बाद साहब श्री कांशीराम जी के ज़माने में मजबूत खड़ी हुई। लेकिन पोस्ट कांशीराम जी पीरियड जो है वो बहुजन आंदोलन देश के कोने कोने में बिखर गया, और उससे क्या हुई तो बहुजनों की राजनीतिक आवाज़ संसद में या देश के राजनीति में कमज़ोर होने लगी। इसी बात को समझकर हमारे जिम्मेदार साथियों ने बहुजन समाज की राजनीतिक आवाज़ को बुलंद करके मान सम्मान की लड़ाई और हिस्सेदारी की लड़ाई, देश के संसाधनों में हिस्सेदारी की लड़ाई को बुलंद करने के लिए देश के कई राज्यों में छोटे छोटे बहुजन आंदोलन के दलों को इकट्ठा करके आज इस ऐतिहासिक क्षण पे, ऐतिहासिक दिन पे भारतीय बहुजन आंदोलन का निर्माण करने का फैसला किया है। और ये इसकी पार्श्वभूमि आप जब देखते हैं तो एक बात के ऊपर और गौर करना होगा कि देश के जो भी नीतिकार है, पॉलिसी मेकर है, सरकारें एमपी एमएलए से होती है, लेकिन पॉलिसी जो बनाने वाले लोग हैं वो बहुजन के खिलाफ वाली पॉलिसी बनाते हैं। चाहे वो मामला रिजर्वेशन इन प्रमोशन का हो, रिक्रूटमेंट का मामला हो, हिस्सेदारी का मामला हो, या देश में ज़मीन से लेकर सरकारी नौकरियों तक का मामला हो, बहुजन समाज के साथ न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। एट्रॉसिटी तो एक अलग ही बात है,
लेकिन देश के संसाधनों में भागीदारी नहीं होना ये अपना 77 ईयर्स का एक बड़ा फेल्योर है। और ये फेल्योर को एड्रेस करने के लिए आज का एक मौका है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल का ज़माना कारपोरेट पॉलिटिक्स का है। कारपोरेट देश के नीति तय करते हैं, लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी कारपोरेट तय करते हैं, आदिवासी का जल जमीन और जंगल का अधिकार छीनने का प्लान बड़े बड़े देश के उद्योगपति धन्ना सेठों के लोग सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर बनाते हैं। इसका अगर पुरजोर पूरे ताकत और शक्ति के साथ विरोध करके अपनी एक नई नीति को सामने लाना होगा तो एक नए राजनीतिक मंच की बाबा साहब ने भी वकालत की थी, कांशीराम साहब ने भी वकालत की थी। उसी रास्ते पर चलकर भारतीय बहुजन आंदोलन इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में अगर कहे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी, जो देश का सबसे बड़ा 90% हिस्सा है, उस 90% हिस्से की राजनीति बड़ा करके देश के संसाधनों में हिस्सेदारी पाना, देश के पॉलिसी मेकर बनना और रूलिंग क्लास बन के इस देश के बहुजन समाज के साथ न्याय करना, ये भारतीय बहुजन आंदोलन की भूमिका है। शुक्रिया।